राम राम बच्चा पार्टी जय बोले की। बेटा आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है इंडिगो। इस वीडियो में मैं आपको लाइन बाय लाइन हर एक शब्द का मतलब एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो चलिए बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह हम शुरू करेंगे अबाउट द ऑथर से। इस चैप्टर के ऑथर का नाम है बेटा लुइस फिशर। लुइस फिशर का जन्म हुआ था फिलाडेल्फिया नाम की जगह में। इन्होंने 2 साल ब्रिटिश आर्मी में भी काम किया है और बाकी ये आगे जाके जर्नलिस्ट बन गए थे। इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा है और भी काफी अच्छे अच्छे पब्लिकेशन हाउसेस के लिए लिखा हुआ है। और ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो कि काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है उसके फैकल्टी मेंबर भी रह चुके हैं, यानी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी चुके हैं। बाकी ये जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, ये बेटा एक इनकी बुक है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उसका एक एक्सर्प्ट है, एक्सर्प्ट माने कि पोर्शन है, एक हिस्सा है। ठीक है। और बाकी ये जो इनकी बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इसको बेटा रिव्यू किया गया है एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी। यानी ये गांधी जी के ऊपर लिखी गई किताबों में से एक बेस्ट किताब है, ऐसा इसको रिव्यू दिया गया है टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा। ठीक है। तो ये अबाउट द ऑथर हो गया। अब हम शुरू करेंगे अपनी कहानी। चलिए, बहुत प्यारी कहानी है बेटा, ये असल में नील की खेती के ऊपर बेस्ड है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नरेटर ही इस कहानी को नरेट कर रहे हैं, तो मैं उनके पर्सपेक्टिव से ही आपको ये कहानी सुनाऊंगा। ओके। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was in 1970. पहले तो अर्ज का मीनिंग लिख लीजिए आप लोग, स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा। तो यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि जब मैं पहली बार गांधी जी से 1942 में मिला उनके आश्रम में जो कि सेवाग्राम में है सेंट्रल इंडिया में, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसे हुआ। मैंने कैसी एक तीव्र इच्छा ली या मैंने कैसे ऐसा चाहा कि भाई अब डिपार्चर होगा ब्रिटिश का, या अब ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ के जाना चाहिए। ये बात है 1917 की। यहाँ पर नरेटर में बताते हैं, he had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow। एनुअल कन्वेंशन मतलब साल में एक बार होने वाली बड़ी सी मीटिंग। कन्वेंशन का मतलब होता है लार्ज मीटिंग। तो नरेटर यहाँ पे बताते हैं कि गांधी जी 1916 में दिसंबर में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के एनुअल कन्वेंशन में गए थे जो कि लखनऊ में हो रहा था। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स। वहां पर करीबन करीबन 2300 डेलीगेट्स आए थे। डेलीगेट्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के, और कई सारे दर्शक भी थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla। यहीं तक अभी हम देखेंगे। तो आप इमेसिएटेड के लिए लिखिए वीक, और रिकाउंटेड का मतलब है याद करते हुए बताना, और प्रोसीडिंग्स का मतलब है इवेंट प्लान, जो कि इवेंट्स प्लान किए गए हों। तो यहाँ पर गांधी जी नरेटर को बताते हैं कि भाई जब मैं वहां पर कन्वेंशन में था, मीटिंग में था, तो जहां पर जब प्रोसीडिंग्स हो रही थी, जो इवेंट्स प्लान किए गए थे वो हो रहे थे, उसी समय ये मेरे पास एक पीजेंट आता है। और वो कैसा दिख रहा था, जैसे भारत में और पीजेंट से उन्हीं की तरह दिख रहा था, एकदम गरीब और एकदम वीक दिख रहा था। और वो मुझसे आके कहता है, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आगे पढ़ते हैं। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट चलें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने बेटा इस जगह के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयास नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ये बेटा नेपाल के पास था और हिमालयास के फुटहिल्स में यानी तलहटी में स्थित था। ठीक है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण प्लीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। एक पुराने अरेंजमेंट के थ्रू या एक पुराने समझौते के थ्रू जो चंपारण में किसान हैं, पीजेंट्स हैं, वो क्या थे, वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स मतलब किराए पर खेती करने वाले किसान। जैसे मान लो ये मेरी लैंड है, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैं हो गया ब्रिटिश मैन, मैंने यहाँ पर इंडियन पीजेंट्स को हायर कर लिया कि भाई तुम इस मेरे लैंड पे खेती करो और फिर मेरे को इस फसल का कुछ पार्ट एज अ रेंट दे देना। तो ये वो लोग थे, यहाँ पर चंपारण के जितने भी किसान थे वो सब शेयर प्रॉपर थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, ये शुक्ला भी उन्हीं में से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, ये अनपढ़ तो था मगर रेजोल्यूट था। रेजोल्यूट मतलब डिटरमाइंड, दृढ़ दृढ़ निश्चयी था। कि जिस कॉन्फिडेंस से वो मेरे पास आके बोलता है ना कि गांधी जी आप मेरे साथ चलो, मुझे समझ आ जाता है कि ये काफी डिटरमाइंड व्यक्ति है। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन
to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." तो जो शुक्ला था वो आया था कांग्रेस सेशन में, वही कन्वेंशन मीटिंग में, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम। वो लैंडलॉर्ड सिस्टम से जो इनजस्टिस हो रहा था उसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए आया था। ये लैंडलॉर्ड सिस्टम क्या है बेटा? ये वही है कि जैसे मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मेरे ये खेत हैं, मैंने यहाँ पर पीजेंट्स हायर कर लिए, अब इनसे कहा खेती करो और फिर कुछ पार्ट फसल का मुझे दो। तो उसमें क्या हो रहा था, काफी ही पीजेंट्स को मतलब इनजस्टिस हो रहा था, उनके साथ काफी भेदभाव हो रहा था, या उनके साथ कुछ गलत हो रहा था, वो हम आगे समझेंगे ध्यान से। ठीक है। तो ये उसी की कंप्लेंट करने आया था यहाँ पे कन्वेंशन में। तो जब यहाँ पे ये आया तो किसी ने इससे कह दिया होगा कि ऐसा भाई तुम गांधी से जाके बात करो, इस प्रॉब्लम को तो वही सॉल्व कर सकते हैं। गांधी told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. तो जब शुक्ला ने गांधी जी से कहा कि भाई चलो आप मेरे साथ चलो, लोगों ने मुझसे कही है कि आपसे ही बात करनी है इस बारे में, तो फिर गांधी जी शुक्ला से कहते हैं कि देखो भाई मेरा तो अभी अपॉइंटमेंट है कानपुर में। कानपुर मतलब प्रेजेंट डे जिसे हम कानपुर कहते हैं, उस समय स्पेलिंग डिफरेंट हुआ करती थी। और फिर मुझे और भी इलाकों में अलग अलग जगहों पे जाना है। ठीक है, तो इतना शुक्ला से वो कह देते हैं और फिर उसे बता देते हैं कि मैं अभी तो तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। शुक्ला accompanied him everywhere। accompanied मतलब साथ में चलना, कंपनी देना। तो शुक्ला भाई जहां जहां गांधी जी जाते हैं वहां वहां उनके साथ जाता है। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। और फिर गांधी जी जब वापस अपने आश्रम में लौट आते हैं, शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला उनके संग उनके आश्रम तक आ जाता है। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। कई हफ्तों तक शुक्ला ने गांधी जी की साइड नहीं छोड़ी, या मतलब उनका साथ नहीं छोड़ा, वो उन्हीं के संग संग जहां वो गए वहीं वहीं जाता रहा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। और फिर जब कई काफी टाइम गुजर गया तो उसने भाई बैग करा, उसने उनसे रिक्वेस्ट करी कि यार अब मुझे एक तारीख तो बता दो गांधी जी, किस दिन आप मेरे साथ चलोगे। इम्प्रेस्ड बाय sharecroppers tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta in such and such date. Come and meet me and take me from there. टेनेसिटी को अंडरलाइन करके लिखिए, लगन, फर्म ओपिनियन, दृढ़ता। तो गांधी जी उस क्या हुआ, शुक्ला की दृढ़ता से, लगन से, कि भाई जहां जहां मैं जा रहा हूँ वहां वहां ये मेरे संग आ रहा है। और जो शुक्ला ने गांधी जी को स्टोरी सुनाई उससे क्या हुआ, गांधी जी इंप्रेस हो गए। अब उन्होंने उसके संग जाने का फैसला ले लिया। तो फिर वो शुक्ला से कहते हैं कि भाई देखो मैं इस तारीख को तुम्हें कलकत्ता में मिलूंगा, आना मुझसे मिलना, वहां से मुझे अपने संग ले जाना। Months passed, महीने गुजरे। शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. शुक्ला अपने हाउंचेस पर बैठ के वेट कर रहा था। हाउंचेस मतलब हिप्स पर बैठ के। तो जब मतलब जहां भी गांधी जी ने उससे मिलने के लिए बोला था वहां पर शुक्ला अपने हिप्स पर बैठ के गांधी जी का वेट कर रहा था। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। उसने जब तक वेट किया जब तक कि गांधी जी फ्री नहीं हो गए। देन टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। और फिर दोनों ने पटना की ट्रेन पकड़ ली जो कि बिहार में है। असल में चंपारण भी बेटा बिहार में ही है। ओके। तो बोर्डेड मतलब होता है गॉट ऑन, ट्रेन में चढ़ गए ये दोनों। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। अब देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, दिक्कत कहां पर है, चंपारण में। लेकिन अभी शुक्ला और गांधी जी जा कर रहे हैं पटना में, जो कि चंपारण के आसपास ही है। ठीक है। तो शुक्ला फिर जब पटना पहुंच गया गांधी जी के साथ, तो वो उन्हें कहा ले जाता है, एक लॉयर के घर ले जाता है जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। अब आप लोग जानते हैं राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, जो कि आगे जाके कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने और इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने थे। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। राजेंद्र प्रसाद तो शहर में थे नहीं। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। ह्यूमन के लिए लिखिए स्मॉल लैंडलॉर्ड, या एक छोटा सा आदमी, गरीब आदमी। तो राजेंद्र प्रसाद जी तो अपने टाउन में शहर में थे नहीं। लेकिन जब शुक्ला और गांधी जी वहां पहुंचते हैं तो जो उनके सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद के, वो शुक्ला को पहचान जाते हैं कि यार ये तो एक पुअर ह्यूमन है। ह्यूमन मतलब एक छोटा सा आदमी है, छोटा लैंडलॉर्ड है, खेती वेती करता है ये, जो कि हमारे मास्टर को क्या करता है, पेस्टर्ड करता है। पेस्टर्ड मतलब ट्रबल, परेशान करता है हमारे मास्टर को, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। हेल्प करने के लिए, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने के लिए ये हमारे मास्टर को परेशान करता है। इतना राजेंद्र प्रसाद जी के सर्वेंट्स शुक्ला के बारे में जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी।
whom they took to be another peasant। तो फिर वो शुक्ला को तो पहचानते ही थे, तो इसलिए उन्होंने शुक्ला को उसके कंपेनियन यानी कि गांधी जी के साथ जमीन पे ही बैठा दिया। उस समय बेटा बड़ा ये चलता था कि मालिक लोग ऊपर बैठेंगे, नौकर लोग नीचे बैठेंगे या छोटे लोग नीचे बैठेंगे। तो इसलिए इन दोनों को नीचे बैठा दिया और गांधी जी को भी इसलिए बैठा दिया क्योंकि उनके सर्वेंट्स को ना गांधी जी भी एक पीजेंट ही लग रहे थे, इसलिए बैठा दिया। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। लेकिन गांधी जी को कुएं से पानी नहीं निकालने दिया गया। उन्हें प्यास लगी होगी तो उनसे मना कर दिया कि तुम इस कुएं से पानी नहीं ले सकते। लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट pollute द एंटायर सोर्स। लेस्ट के लिए लिखिए ऐसा न हो कि। तो यहाँ पर उनकी जो सोच थी वो ये थी कि ऐसा ना हो कि जिस बकेट को छूकर गांधी जी कुएं में से पानी निकालेंगे, अगर उसकी कुछ बूंदें दोबारा कुएं में गिर गई तो फिर पूरा कुआं गंदा हो जाएगा। ये बेटा सेंस है या फीलिंग है अनटचेबिलिटी की, छुआछूत की। उस समय ये बहुत चला करता था कि नीची जात के लोग, नीचे तबके के लोग ऊंचे तबके वालों के साथ नहीं शेयर करेंगे। जैसे कि जो कॉमन रिसोर्सेज होती ना, कुआं, झील, रिवर, ऐसे मतलब ये सब नहीं करेंगे। हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल। यहाँ पर नरेटर लिखते हैं उनके सर्वेंट्स के लिए, राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स के लिए, कि भाई उन्हें पता भी कैसे चलता कि वो गांधी जी एक अनटचेबल नहीं है, वो तो एक ऊंची जात के हैं। अभी तो वो कुछ नहीं जानते थे ना उनके सर्वेंट्स गांधी जी के बारे में, इसलिए उन्होंने उनके साथ ऐसा कर दिया। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more information about the conditions than Shukla was capable of imparting। अब देखो ये सब तो हो गया, राजेंद्र प्रसाद तो मिले नहीं यहाँ पर। अब गांधी जी ने फैसला कर लिया कि हम पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि चंपारण के रास्ते में ही पड़ता है। एन रूट मतलब रास्ते में, ऑन द वे। वो क्यों जाएंगे मुजफ्फरपुर? टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन, जिससे कि हम कंडीशंस के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए जितनी शुक्ला दे पा रहा है। शुक्ला क्या है, एक किसान है, तो वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकता है। आप किसी अच्छी अथॉरिटी से मिलेंगे तो वो और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देगी, इसलिए वो मुजफ्फरपुर जाना चाह रहे हैं। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur। इसलिए accordingly मतलब होता है इसीलिए। इसलिए उन्होंने जो जेबी कृपलानी प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर के, उनको टेलीग्राम भेज दिया, जिनसे वो कहाँ मिले थे, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। मतलब गांधी जी इनसे कभी यहाँ मिले होंगे तो जान पहचान हो गई होगी, इसलिए गांधी जी को याद आता है तो वो इन्हें टेलीग्राम भेज देते हैं। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। तो ट्रेन मुजफ्फरपुर कब पहुंची? आधी रात को। तारीख क्या थी? 15 अप्रैल 1917। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। लार्ज बॉडी के लिए लिखिए लार्ज ग्रुप। तो जेबी कृपलानी अपने कई सारे स्टूडेंट्स के साथ गांधी जी के स्टेशन पे इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। तो मुजफ्फरपुर में जाकर कृपलानी जब उनका स्वागत कर लेता है, तब गांधी जी वहां पर 2 दिन रुकते हैं, और वो भी किसके घर पे रुकते हैं? प्रोफेसर मलकानी के यहाँ। कृपलानी नहीं, मलकानी, जो कि कौन थे? एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। अंडरलाइन करिए, इंपॉर्टेंट है। क्यों? आगे पढ़िए, पता चल जाएगा। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड। गांधी जी कहते हैं कि ये उन दिनों बड़ी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी बात थी कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर के घर में जाके रुका। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। मतलब भाई एक गवर्नमेंट प्रोफेसर ने मुझे हार्बर करा, मेरे जैसे आदमी को शेल्टर दिया। हार्बर मतलब होता है शेल्टर करना। तो गांधी जी कहते हैं कि भाई ये उन दोनों एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी कि गवर्नमेंट प्रोफेसर ने मुझ जैसे आदमी को शेल्टर दिया। इन अब देखो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, आगे समझो। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। असल में बेटा उन दिनों जो छोटी छोटी जगहें हुआ करती थी ना, वहां पर जो इंडियंस रहते थे वो क्या करते थे? वो डरते थे। किस वजह से, किससे डरते थे? वो सिंपैथी दिखाने से डरते थे। किन के प्रति सिंपैथी दिखाने से? एडवोकेट्स ऑफ होम रूल के प्रति। ध्यान से समझिएगा इस पूरे फ्रेज को। होम रूल मतलब होता है स्वराज्य, ठीक है। और एडवोकेट होता है, एक तो वकील वाला होता है, वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर है एडवोकेट का मतलब समर्थन करने वाला या समर्थन करने वाले। तो जो उस समय के जो इंडियंस थे जो छोटी मोटी जगहों पे रहते थे, वो सिंपैथी दिखाने से डरते थे उन लोगों के प्रति जो कि स्वराज्य का समर्थन करते थे। गांधी जी क्या थे? इंडिपेंडेंस चाहते थे, तो ये भी एडवोकेट ऑफ होम रूल होगा, इसलिए लोग इनके प्रति सिंपैथी दिखाने से डरते थे। लेकिन बेटा
उसी समय गांधी जी को एक गवर्नमेंट टीचर ने अपने घर पे ठहराया। गवर्नमेंट टीचर मतलब ब्रिटिश के लिए काम करने वाला भाई, उसी से तो उनकी तनख्वाह उन्हें मिल रही है। अगर ब्रिटिशर को ये बात पता चल जाए तो वो उन्हें नौकरी से भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर तब भी उन्होंने रिस्क लेकर गांधी जी को ठहराया। यही बेटा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी उस समय। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण। एडवेंट का मतलब होता है अराइवल। तो गांधी जी के आने की खबर और उनके मिशन का क्या नेचर है, ये बेटा बहुत ही तेजी से फैल गई मुजफ्फरपुर से चंपारण तक। ठीक है, चंपारण तक अब ये खबर पहुंच चुकी है। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion। अब चंपारण से जो शेयर क्रॉपर्स हैं, जो किसान हैं, वो बेटा अपने पैरों पर आने लगे, पैदल पैदल आने लगे मुजफ्फरपुर तक, या जिसके पास कोई कन्वीनियंस है तो वो उससे आने लगा। क्यों आने लगा? टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन को देखने के लिए। चैंपियन कौन है? महात्मा गांधी। अब देखो इन्हें यहाँ पर चैंपियन क्यों कहा गया है, क्योंकि जितना गांधी जी के बारे में वहां के शेयर प्रॉपर जानते हैं वो ये है कि भाई एक आदमी है जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है, हमें अंग्रेजों से इंसाफ दिलाने के लिए आया है। तो इसलिए ये हमारा चैंपियन हुआ। इसलिए बेटा यहाँ पर इस बात को चैंपियन मतलब गांधी जी को चैंपियन बोला गया है। एक बार मैं बेटा चेक कर लूं कि ये रिकॉर्डिंग चल तो रही है ना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ठीक चल रही है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। अब जब गांधी जी मुजफ्फरपुर में आ गए तो फिर क्या हुआ, जो मुजफ्फरपुर में वकील थे, लॉयर थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया। कॉल्ड ऑन मतलब होता है बुलाना, टू ब्रीफ हिम, कि जिससे वो गांधी जी को इन्फॉर्मेशन दे सके। उन्होंने गांधी जी को बताया दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, कि भाई ये पीजेंट्स के जो ग्रुप होते हैं ना, इनको वो कोर्ट में आए दिन रिप्रेजेंट करते रहते हैं या इनका केस लड़ते रहते हैं। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस। लॉयर्स ने गांधी जी को उनके केसेस के बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और वो कितनी फीस चार्ज करते हैं पीजेंट से, ये भी उन्होंने गांधी जी को बता दिया। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है नरेटर ने? गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers। चाइल्ड के लिए लिखिए स्कॉल्डेड, डांटना। तो गांधी जी ने बेटा इस लॉयर्स की डांट लगाई। क्यों डांट लगाई? फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, कि भाई वो शेयर क्रॉपर से इतनी बड़ी अमाउंट ऑफ फीस को कलेक्ट कर रहे थे उनका केस लड़ने के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। गांधी जी ने उन लॉयर से कहा कि भाई मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें लॉ कोर्ट्स जाना ही बंद कर देना चाहिए, हमें वहां पर कोई केस लेके जाना ही नहीं है। ध्यान से समझो ऐसा गांधी जी ने क्यों कहा। अभी आगे पढ़ा दूं फिर कोई बताऊंगा पूरा। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाकर कम भला होगा। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। देखो यार, जहां पर ये किसान इतने क्रश्ड हैं, इतने दबे हुए हैं, इतने फियर स्ट्रकन हैं, इतने डरे हुए हैं, वहां पर लॉ कोर्ट्स तो एकदम यूजलेस है। भाई लॉ कोर्ट का तो कोई काम ही नहीं है। ये किसान बेचारे इतने डरे हुए हैं, दबे हुए हैं, इनकी आवाज तो निकलती नहीं है उनके सामने। ये क्या केस लड़ेंगे? या अगर ये केस में जीत भी गए तो भी इनका कोई फायदा नहीं है। अभी कोई इनसे अंग्रेज आके कुछ कह देगा तो फिर ये सब उल्टा कर देंगे। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। गांधी जी कहते हैं कि जो किसानों के लिए मेन रिलीफ होगा ना यहाँ के, वो ये है कि भाई इनको इस डर से आजादी मिले, डर से आजादी दिलानी है हमको। अब देखो गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं कि लॉकआउट नहीं जाना चाहिए। आप देखो यार, लोग वहाँ कितने डरे हुए हैं, वो गांधी जी के प्रति सिंपैथी तक तो दिखा नहीं रहे। उन्हें अपने घर में रुकाना तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। अगर वो वहां पे केस लड़ भी लेंगे, मेरी बात समझो। आप केजीएफ देखिए सबने, केजीएफ में गरुड़ा था। मान के चलो गरुड़ा के ऊपर भी एक अथॉरिटी होती, पर उसका कोई ऐसा खास प्रभाव नहीं होता। और यहाँ पर हो गए वो मजदूर। अब अगर मजदूर लॉयर हायर करके गरुड़ा के खिलाफ केस लड़ भी लें, और मैं कह रहा हूँ ये जीत भी जाए, पर बेटा ये गरुड़ा से डरते ही इतना है कि उन्हें पता है कि ये तो हमारे हम सबकी चटनी बना देगा। तो इस समय क्या जरूरी है, इनको केस लड़ा के जिताना या इनको गरुड़ा के डर से मुक्त करना? डर से मुक्त करना ना, इसलिए गांधी जी ऐसा कह रहे हैं। थोड़ा फिल्मी तुम लोगों को समझाना पड़ता है यार, क्या करें। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स। अरेबल के लिए बेटा यहाँ पे लिख लो फर्टाइल। तो जितनी भी फर्टाइल लैंड थी ना चंपारण में, वो बेटा डिवाइड कर दी गई थी लार्ज एस्टेट्स में। एस्टेट्स मतलब बड़े बड़े टुकड़ों में। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, जिनको ब्रिटिशर्स ओन करते थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, टेनेंट्स मतलब किराएदार, और जिन पर इंडियन किराएदार काम करते थे, मतलब शेयर क्रॉपर्स काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। कॉमर्शियल क्रॉप होता है कैश गिवन क्रॉप, जिससे मतलब ज्यादा पैसा आता है। तो जो वहां पर मेन जो क्रॉप थी ना जिससे पैसा आता जाता था, वो थी इंडिगो, नील, नील की खेती।
आप सबने शायद सुना होगा पहले भी हिस्ट्री में। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 320 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। तो अब समझो वो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था क्या, या वो एग्रीमेंट था क्या? बेटा, ये एक लैंड है जिसको ओन कर रहा है इंग्लिशमैन, ब्रिटिशर। इस पर इंडियन किसान काम कर रहा है। तो अब इंडियन किसान मजबूर था कि जितनी भी ये लैंड है उसके 320 पोर्शन पर या 15% पर वो क्या उगाए, इंडिगो की फसल उगाए। और जो फसल आएगी उसको वो किराए के रूप में, रेंट के रूप में किसको जमा कर दे, इंग्लिशमैन को जमा कर दे या लैंडलॉर्ड को जमा कर दे। ये था बेटा शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट या एग्रीमेंट। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये बहुत लंबे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा था। प्रेजेंटली द लैंड, अब देखो ये हमने समझ लिया शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था क्या। अब हम समझेंगे कि गांधी जी जब मुजफ्फरपुर या चंपारण आए हैं, इस समय वहां पर स्थिति क्या है, इस समय वहां मेन दिक्कत क्या हो गई है। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. प्रेजेंट में अब जो लैंडलॉर्ड्स है इंग्लिश मैन, उनको पता चल चुका है कि भाई जर्मनी ने तो भाई सिंथेटिक इंडिगो बना ली है यार, बिना फसल के इसने इंडिगो बना ली है। अब देखो, जब भी कोई चीज सिंथेटिकली बन जाती है तो वो जाहिर सी बात है नेचुरल से सस्ती ही बिकेगी, कम प्राइस पे बिकेगी। तो अब नेचुरल उगाने का क्या फायदा, ये तो कॉस्ट भी बढ़ेगी और बिकेगी भी नहीं। तो अब ये इंग्लिश मैन को समझ आ गया कि अब हमें इनसे इंडिगो उगवा के कोई फायदा तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि हमारी इंडिगो मार्केट में बिकेगी ही नहीं। अब इसलिए ये लोग क्या करते हैं, देखो, they thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% agreement. अब ये लोग बड़ी चालाकी का दिमाग लगाते हैं कि हमें इनसे इंडिगो उगाना तो बंद करवाना ही है, लेकिन अगर ऐसे कराएंगे तो ये लोग शायद हम पे शक करें, इसलिए गेम खेलते हैं। इनको क्या दे देते हैं, इनको एक एग्रीमेंट दे देते हैं जिसमें लिखा होगा कि भाई अगर तुम इस इंडिगो की खेती से मुक्त होना चाहते हो, कि तुम नहीं उगाना चाहते हो इंडिगो, तो भाई एक काम करो, ये कंपेंसेशन, ये मुआवजा तुम हमको दे दो और तुम फिर फ्री हो इंडिगो उगाने के लिए। तुम मतलब मत उगाना है फिर इंडिगो। मतलब अब इनसे वो मुआवजा पैसे वसूल करना चाह रहे हैं किसानों से। कौन, इंग्लिशमैन, इंडिगो ना उगवाने के लिए, जबकि ये खुद नहीं चाहते हैं कि वो इंडिगो उगाए हैं। पर क्या था ना, ये बेटा बहुत ही ज्यादा लालची थे ना सब इंग्लिशमैन। अब आगे देखते हैं। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इर्कसम टू द पीजेंट्स। इर्कसम मतलब ट्रबलसम, दिक्कत देने वाला। अब जो ये 15% वाला एग्रीमेंट था, ये तो बेटा वैसे ही पीजेंट्स को बहुत दिक्कत देता था। तो फिर क्या हुआ, एंड मैनी साइंड विलिंगली, कईयों ने तो फिर चाहते हुए साइन कर दिया, अरे चलो ठीक है, इंडिगो आने से तो मुक्ति मिलेगी, साइन कर देते हैं। पैसे भी दे दिए इन्होंने। दोज हु रेजिस्टेड, जिन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया, रेजिस्ट किया, एंगेज्ड लॉयर्स, वकील हायर किए, द लैंडलॉर्ड हायर्ड थग्स। तो उनके खिलाफ फिर ये जो इंग्लिश मैन थे, इन्होंने गुंडे बदमाश हायर कर लिए कि जा ऐसा काम कर, उसको समझा के आ कि वो ज्यादा मुंह चला रहा है, वकील हायर कर रहा है, अब इसको समझा के आ जरा। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they want their money back. अब देखो क्या था, ये जो सिंथेटिक इंडिगो की खबर थी, जो कि अभी तक सिर्फ लैंडलॉर्ड को पता थी, वो बेटा पीजेंट्स तक भी पहुंच गई। और उन तक पहुंच गई जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था कंपेंसेशन देने वाला, और पैसे भी भर दिए थे। तो अब वो लोग अपना पैसा वापस चाह रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया ना कि यार अब तो हमें उगाने की वैसे ही कोई जरूरत नहीं है, तो फिर ये हमसे पैसे क्यों ले रहे हैं इस बात के। तो अब पीजेंट्स उनसे वापस अपना पैसा मांग रहे हैं। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इस स्थिति में गांधी जी चंपारण में आए हैं, जब पीजेंट्स उनसे अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, जो कि इंग्लिशमैन ने उनसे ऐसा कॉम्पेंसेशन वसूल लिया था। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। अब गांधी जी ने भाई मुजफ्फरपुर में आके फैक्ट्स जुटाना शुरू करे। फर्स्ट ही, अभी चंपारण वो क्या है, पहुंचे नहीं है, अभी वो मुजफ्फरपुर में ही है, ऐसे ही कुछ है ना। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, अब चंपारण पहुंच चुके हैं, ओके सॉरी, कंफ्यूज हो गया यार मैं एकदम। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। अब क्या होता है कि भाई जब वो आ जाते हैं यहाँ पर, तो गांधी जी किनके पास जाते हैं फैक्ट जुटाने के लिए, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास जाते हैं। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। स्टार मार्क करिए, इंपॉर्टेंट है ये। सेक्रेटरी गांधी जी से कहता है कि भाई देखो, मैं किसी आउटसाइडर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने इसका जवाब दिया कि भाई मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं।
अब सेक्रेटरी ने गांधी जी को आउटसाइडर क्यों कहा, या यहाँ पर आउटसाइडर वर्ड क्या दर्शाता है? देखो, आपको अगर गांधी जी के बारे में नहीं पता हो तो ये बेटा साउथ अफ्रीका में रहते थे, वहां पर ये एडवोकेट थे, इसलिए ये इंडिया में आए। तो यहाँ पर इनको लोग आउटसाइडर समझते थे, बेसिकली ये इंग्लिशमैन। तो इसलिए इस इंग्लिशमैन ने, सेक्रेटरी ने गांधी जी से कह दी कि भाई तुम तो बाहर के रहने वाले हो ना, इस क्षेत्र के ही नहीं हो, इस देश के ही नहीं हो, तो मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन क्यों दूं? गांधी जी कहते हैं सुन बेटा देख, ये देश भी मेरा है, ये क्षेत्र भी मेरा है, मैं कोई बाहर वाला नहीं हूँ। पर सेक्रेटरी ने कोई इंफॉर्मेशन तब भी देता नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अब इससे हताश होकर गांधी जी जाते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास, तिरहुट डिवीजन का ये जो कमिश्नर था। तिरहुट डिवीजन क्या है? ये बेसिकली एक डिवीजन है जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट भी लाई करता है, तो उसके कमिश्नर के पास जाते हैं सीधे कि अब तो भाई यही मुझे इन्फॉर्मेशन देगा। गांधी रिपोर्ट्स, गांधी बताते हैं कि कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थ फिट टू लीव तिरहुट। फोर्थ विद मतलब तुरंत। तो वो कहते हैं कि जब मैं कमिश्नर के पास गया तो कमिश्नर तो मुझसे कह रहा था, पहले तो मुझे बुली कर रहा था, मुझे धमका रहा था, डरा रहा था, और फिर मुझे सलाह देता है कि तुम तुरंत तिरहुट छोड़ के चले जाओ, चंपारण छोड़ के चले जाओ, तुम गांधी जी यहाँ से निकल लो। देखो, सेक्रेटरी ने भी कुछ नहीं बताया, कमिश्नर ने भी कुछ नहीं बताया। अब गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी नहीं जाते हैं। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। अब वो कहाँ जा रहे हैं? चंपारण से मोतिहारी जा रहे हैं। ठीक है? जो कि क्या है, कैपिटल है चंपारण की। अगर कोई जगहों के बारे में कंफ्यूज है तो मैं उसे क्लियर कर दूं। पहले शुक्ला और गांधी जी ने कहाँ की ट्रेन ली? पटना की ट्रेन ली। पटना पे राजेंद्र प्रसाद मिले नहीं, ये कहाँ गए? मुजफ्फरपुर गए। मुजफ्फरपुर में 2 दिन रुकने के बाद ये चंपारण आए, और अब ये चंपारण से कहाँ जा रहे हैं? मोतिहारी जा रहे हैं, जो कि क्या है, चंपारण की कैपिटल है। ओके, तो अब गांधी जी मोतिहारी चले जाते हैं। कहा तो उनसे चंपारण छोड़ने कह रहे थे, लेकिन वो तो मोतिहारी निकल लिए। सेवरल लॉयर्स accompanied him, कुछ लॉयर्स भी उनके साथ जाते हैं। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। रेलवे स्टेशन पर कई सारी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। He went to a house and using it as headquarters continued his investigation. वहां पर उन्होंने घर को चुन लिया और उसको एज अ हेडक्वार्टर बनाकर वहीं से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कहां पर? मोतिहारी में। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. और उसी समय उन्हें खबर मिलती है कि मोतिहारी के आसपास किसी गांव में एक किसान के संग बुरा बर्ताव किया जा रहा है या कुछ गलत किया जा रहा है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी जी फैसला ले लेते हैं कि हम जाएंगे और उस किसान को देख के आएंगे क्या हो रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। और अगली सुबह ही वो एलिफेंट की पीठ पे सवार होकर कहा जाने लगते हैं? उस किसान के पास जाने लगते हैं। ही हैड नॉट प्रोसीडेड He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him. वो बेटा ज्यादा आगे नहीं बढ़े थे कि उतने में ही पुलिस सुपरिंटेंडेंट का मैसेंजर उनको ओवरटेक कर लेता है, उनके आगे आ जाता है। एंड ऑर्डर्ड हिम, और उन्हें ऑर्डर करता है टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज। कि भाई, गांधी जी को उनका उसका मैसेंजर ऑर्डर करता है कि तुम मेरी कैरेज में बैठ के वापस कहाँ चलो? जहां से तुम आए हो, वही अपने मोतिहारी लौट लो वापस। गांधी कंप्लाइड, गांधी मान लेते हैं, ओबे कर लेते हैं इस बात का। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, और मैसेंजर उनको कहाँ ले जाता? अपनी कैरेज में बिठा के, वहीं मोतिहारी में, जिस घर को वो हेडक्वार्टर बना के इस्तेमाल कर रहे थे। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। और वहां पर जाके वो उन्हें एक नोटिस दे देता है जिसमें क्या लिखा था? गांधी जी तुम चंपारण छोड़ के चले जाओ, बिल्कुल अभी। गांधी साइंड द रिसिप्ट फॉर द नोटिस। गांधी ने नोटिस की रिसिप्ट को साइन किया। एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। और उस रिसिप्ट पे लिख भी दिया कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे, वो चंपारण छोड़ के नहीं जाएंगे। अब कई लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि सर, रिसिप्ट रिसिप्ट क्या थी साइन करने वाली, नोटिस की रिसिप्ट क्या होती है? तो ऐसा होता है, आपको पोस्ट ऑफिस से पार्सल मिलता है, अब तो आपका पोस्टमैन आपसे साइन कराता है। ये एक्नॉलेजमेंट के लिए होता है कि आपने बता दिया कि मुझे ये नोटिस मिल चुका है या मुझे पार्सल मिल चुका है। तो इसलिए गांधी जी ने उसको साइन तो कर दिया, बता दिया कि मुझे पार्सल मिल चुका है या नोटिस मिल चुका है, लेकिन उस पर लिख भी दिया कि मैं इस नोटिस को मानूंगा नहीं। अब जो करना है कर लो भाई तुम लोग। इन कंसिक्वेंस, इसके रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस माने रिजल्ट, गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे। गांधी जी को क्या हो गया? कोर्ट से समन्स आ गई बेटा,
उन्होंने ये बात कर दी ना डिसोबे वाली, तो फिर इसके रिजल्ट में कोर्ट ने उनको समन भेज दिया। समन मतलब होता है एक कोर्ट का ऑर्डर, जिसमें आपको अगले दिन कोर्ट में आके मतलब पेश होना होता है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, उस दिन पूरी रात गांधी जी जगे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को टेलीग्राम कर दिया कि भाई तुम पटना से यहाँ आ जाओ अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ। इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स मतलब प्रभावशाली मित्र, मतलब जिनकी बातों का असर पड़ता है यहाँ के लोगों पे, जिनकी बात यहाँ के लोग मानते हैं। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उन्होंने अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेज दिए। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू वायसराय, और उन्होंने बेटा वायसराय में भी एक पूरी रिपोर्ट बना के भेज दी। ऐसा है, देखो दिल्ली में साइड में जो ब्रिटिशर्स थे वो गांधी जी को जानते थे, लेकिन यहाँ वाले बिल्कुल भी नहीं जानते थे, तो इसलिए उन्होंने वायसराय में भी एक रिपोर्ट भेज दी कि भाई मैं यहाँ आया हूँ और ये देख लो अभी ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं, क्योंकि वायसराय सबसे बड़ी अथॉरिटी हो गई ना, इसीलिए। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीसेंट्स, और बेटा सुबह होते ही जो मोतिहारी था ना पूरा पीसेंट से कैसा हो गया, काला हो गया। ऐसा है पीसेंट्स का ज्यादातर कलर डार्क होता है, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि मोतिहारी भी एकदम ब्लैक हो गया। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, पीसेंट्स जो वहां पे जुड़े थे, इकट्ठा हुए थे, जो गांधी जी के उस समर्थन में आ गए थे, वो नहीं जानते थे गांधी जी का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका में क्या था, वो क्या थे क्या नहीं थे। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. Merely के लिए लिख लिए only। तो वो किसान तो बस इतना जानते थे कि भाई जो एक एक महात्मा आया है जो कि हमारी हेल्प करना चाहता है, वो क्या है, अब ऑथोरिटीज के संग में, इन अंग्रेजों के संग में वो क्या है, दिक्कत में है, परेशानी में है, ये अंग्रेज उसे परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसकी हेल्प करने यहाँ आए हैं मोतिहारी। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, स्पॉन्टेनियस मतलब इमीडिएट, सडन, तो उनका ये जो अचानक से उनके समर्थन में आ जाना, गांधी जी के समर्थन में, और यहाँ आ जाना मोतिहारी में, इन थाउजेंड्स, हजारों की भीड़ में, अराउंड द कोर्ट हाउस, कोर्ट के आसपास खड़े हो जाना, वॉज बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। देखो ये उनकी शुरुआत थी किसकी, अंग्रेजों के डर से मुक्त होने की। कहाँ जो पीजेंट्स गांधी जी को होम स्टे नहीं करा सकते थे, उन ठीक है सिंपैथी दिखाने से डरते थे, या ये लोग बहुत ज्यादा डरते थे इन अंग्रेजों से, इनसे बहुत दबके रहते थे, अब वो पीजेंट्स गांधी जी का समर्थन करने हजारों की मात्रा में आ गए हैं, और कोर्ट हाउस, कोर्ट के बगल, कोर्ट के चारों तरफ आके खड़े हुए हैं, कोर्ट को घेर के खड़े हुए हैं। तो ये बेटा दर्शाता है क्या, कि अब ये अंग्रेजों के डर से मुक्त हो रहे हैं, या इन्होंने मुक्त होना शुरू कर दिया है। ठीक है ना। अभी आप किसी से डरते हो तो क्या आप उसके सामने भी जा सकते हो, लेकिन ये तो आ गए, तो यानी अब ये डर से मुक्त होना शुरू कर चुके हैं। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन, अब इतनी भीड़ को तो बेटा संभालना बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए वहां पर जो पुलिस पुलिस थी भी, ऑफिशियल थे, वो भी अपने आप को पावरलेस सा महसूस कर रहे, वो भी नहीं संभाल सकते थे इतनी बड़ी भीड़ को विदाउट गांधी जी के कॉपरेशन के बिना। अगर गांधी जी भीड़ को कॉपरेट ना करते या इन ऑफिशियल्स की मदद नहीं करते, तो ये इतनी भीड़ को नहीं संभाल पाते। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, गांधी जी ने उनकी मदद करी क्राउड को रेगुलेट करने में, मतलब क्राउड को शांत करने में, पीजेंट्स को शांत करने में, वरना पीजेंट्स तो आतंक मचा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे बढ़िया तरीके से। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी के बारे में लिखा गया है कि भाई ये काफी पोलाइट व्यक्ति थे, फ्रेंडली भी थे, क्योंकि देखो ना दुश्मन है अंग्रेज, पर तब भी उनकी मदद कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है मैं शांत करा दूंगा, तुम्हारे तो बस की है ही नहीं, इसलिए मैं ही करा दूंगा, चलो घबराओ मत। He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians। बहुत ध्यान से समझिएगा इस लाइन का मतलब, गांधी जी ऐसा करके, क्राउड को रेगुलेट करके उन अंग्रेजों के सामने, कि अंग्रेज नहीं कर पा रहे मैं करके दे रहा हूं तुम्हें, ये सबूत दे रहे हैं गांधी जी अंग्रेजों को, कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहे हैं क्या, कि उनकी जो माइट थी, माइट मतलब पावर थी, हितहर तो मतलब होता है अभी तक, उनकी जो पावर थी जिससे अभी तक सब डरते थे, ड्रेड मतलब डरना, अनक्वेश्चनड करते थे, मतलब उस पर सवाल नहीं उठाते थे उनकी पावर पर, वो अब इंडियन के द्वारा चैलेंज की जा सकती है। यहाँ पर गांधी जी सिंपल सा ही कह रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि जो उनकी पावर थी जिससे सब डरते थे, जिस पर कोई सवाल नहीं उठाता था, उस पावर को अब इंडियंस, हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, ये समझ लो तुम लोग। क्योंकि ये प्रोटेस्ट भाई पीजेंट्स करने आ गए ना, तो और गांधी जी उन्हें शांत करा पा रहे हैं, तो समझ जाओ कंडीशन क्या है। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, अब भाई गवर्नमेंट बिल्कुल बैफल हो चुकी थी, बैफल मतलब कंफ्यूज हो चुकी कि भाई
यार ये रातों रात हो क्या गया, ये इतने डरने वाले अंग्रेज यहाँ प्रोटेस्ट, वो डरने वाले पीरियड यहाँ प्रोटेस्ट करने आ गए हैं। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। प्रोसिक्यूटर कौन होता है? गवर्नमेंट का वकील, बोले तो अपोजिशन पार्टी, गांधी जी के जो अपोजिट में है यहाँ पर, जिसको गवर्नमेंट हायर करती है। तो जो वो वकील था वो तो भाई जैसे कह देता है, जज साहब ये जो ट्रायल है ना, ये जो आज की सुनवाई है, इसको भाई आगे बढ़ा दो, वरना मैं बता रहा हूँ आज तो ये ना हम तुम बचोगे ना हम। Apparently the authorities wished to consult their superiors। और ऐसा देख के लग रहा था, apparently मतलब ऐसा लग रहा था, होप हो रही थी कि भाई ये जो अथॉरिटीज यहाँ पर हैं चंपारण में, प्रेजेंटली मोतीहारी में, ये अपने सुपीरियर से भाई कंसल्ट करना चाहती हैं, इनके भी जो ऊपर लोग हैं उनसे ये लोग अब कंसल्ट करना चाहते हैं। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने डिले जो हो रहा था उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। वो कहते हैं कि ही वॉज इन्वॉल्व, वो जुर्म करा, उन्होंने कबूल किया अपना। ही टोल्ड द कोर्ट, वो बोले कि मैं शामिल हूं, उन्होंने ऐसा कोर्ट को बताया, मैं शामिल हूं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज के लिए लिखिए, मतलब दो ड्यूटीज जब आपस में टकरा जाती है ना, उसको हम कहते हैं ड्यूटीज का कॉन्फ्लिक्ट हो जाना। यहाँ पर वो बताते हैं कि ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जांपल एज अ लॉ ब्रेकर, on the other hand to render the humanitarian and national service for which he had came। तो गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैं शामिल हूँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में। पहला तो भाई मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए क्योंकि मैं लॉ तोड़कर एक गलत एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहता था, इसलिए तो मैं देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। दूसरा, मैंने वहां पर लॉ इसलिए तोड़ा क्योंकि मैं ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस करना चाहता था। रेंडर मतलब गिव, और नेशनल मतलब देश की, और ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय। तो गांधी जी कहते हैं भाई पहला तो ये है कि मैं तुम्हारे सामने यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं लॉ तोड़ के गलत एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहता था, पहली ड्यूटी तो मेरी ये है। और दूसरी ड्यूटी, मैंने वहां पर लॉ क्यों तोड़ा, वो भाई इसलिए क्योंकि मैं अपने मानवों, अपने लोगों की और देश की सेवा करना चाहता था, जिसके लिए मैं यहाँ आया था। He disregarded the order to leave not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience। गांधी जी उनसे कहते हैं कि भाई देखो, मैंने तुम्हारा लॉ इसलिए नहीं तोड़ा कि मैं तुम्हारी इंसल्ट करना चाहता था। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट का मतलब होता है नॉट टू इंसल्ट, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता था, मैंने तो लॉ इसलिए तोड़ा क्योंकि जो तुम्हारा कानून है एक उससे भी ऊपर कानून है, मैं उसकी बात सुन रहा था। उससे भी ऊपर कौन सा कानून है? अंतरात्मा। अब मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने वो कानून तोड़ा। मुझे सही लगा कि मैं अपने लोगों की, अपने देश की सेवा करूंगा, इसलिए मैंने तुम्हारा कानून तोड़ा। मैंने इसलिए नहीं तोड़ा कि मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। उन्होंने मांग लिया भाई चलो बता दो मुझे कितनी पेनल्टी भरनी है, भर दूंगा मैं। The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2 hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। भाई अब तो मजिस्ट्रेट भी डर गया गांधी जी से कि यार ये तो कुछ है बंदा, और वो कह देता है कि भाई मैं तो देखो जो अपना रिजल्ट है वो 2 घंटे बाद बताऊंगा ब्रेक के, है ना। और तब तक वो गांधी जी से कहता है कि आप 2 घंटे के लिए बेल पे चले जाओ, आप कुछ सिक्योरिटी सबमिट कर दो। फर्निश मतलब, फर्निश बेल मतलब होता है कुछ सिक्योरिटी सबमिट करके, जमानत देके आप बेल पे चले जाओ, जमानत करा लो अपनी। गांधी मना कर देते हैं कि भाई देख मैं तो बेल कराने से रहा, अब तू अभी फैसला दे तो बता। गांधी दो, द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। जज उन्हें भाई बिना बेल के छोड़ देता है। अरे गांधी जी आप जाओ, आप क्यों भटक रहे हो, बिना बेल के चले जाओ। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, रिकन्वेंट मतलब जब दोबारा शुरू हुई, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। अब जब 2 घंटे बाद कोर्ट लगी ना, तो जज कहता है कि देखो अभी कुछ दिनों तक मैं फैसला नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब बेटा अथॉरिटीज वहां पर डर गई थी कि कुछ भी हो सकता था अगर इन्होंने गांधी जी को जेल में डाला तो, बहुत कर्रा प्रोटेस्ट हो सकता था, इसलिए ये फैसला लिया गया। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। और जब तक के लिए उन्होंने गांधी जी को अलाउ कर दिया कि वो मस्त होकर यहाँ पर रह सकते हैं फ्रीली। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट। गांधी जी ने इन लोगों को बेटा टेलीग्राम करके बुलाया था ना, तो इसलिए ये सारे लोग राजेंद्र प्रसाद जी के साथ आ गए। ठीक है। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी के साथ मुलाकात करी। What would they do if he was sentenced to prison? गांधी जी asked। तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि भाई अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो तुम लोग क्या करोगे? Why? The senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home.
तो यहाँ पर भाई एक सीनियर, जब गांधी जी ने ये सवाल पूछा ना कि जब मैं जेल चला जाऊंगा तो तुम लोग क्या करोगे, तो उन वकीलों में से एक सीनियर वकील जवाब देता है, क्यों, देखो भाई, हम तो यहाँ पर आए थे आपकी मदद, आपको हेल्प करने के लिए, आपको सलाह देने के लिए। अब अगर आप ही जेल चले जाओगे तो यहाँ पर हम सलाह किसको देंगे, तो हम वापस अपने घर चले जाएंगे बिहार, जैसे आए थे वैसे ही। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड। भाई गांधी जी ने डिमांड करते हुए पूछा कि तुम यहाँ घर चले जाओगे, तो जो इनजस्टिस शेयर क्रॉपर्स के संग हो रही है उसका क्या, मैंने तुमको मेरी हेल्प करने के लिए नहीं भाई, उनकी हेल्प करने के लिए बुलाया था, उनका क्या। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, लॉयर्स फिर से बेटा विड्रू बोले तो वेंट बैक, पीछे जाकर फिर कंसल्ट करते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, रिकॉर्डेड मतलब डिक्लेयर्ड, अपशॉट मतलब कंक्लूजन। और फिर कंसल्टेशन के बाद बढ़िया राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या करा, अपने जो कंसल्टेशन का था उसका नतीजा डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि they thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants। यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई देखो, हम सब के बीच में गांधी जी तो बिल्कुल ही स्ट्रेंजर हैं, ये तो कहाँ से आए हैं, दूसरे देश के और इस क्षेत्र के भी नहीं है, अगर वो भी तैयार है जेल में जाने के लिए इन किसानों की खातिर, ऐसा राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं। आगे फिर देखिए क्या होता है, इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट आल्सो दोस who claimed to have served the peasants should go home, it would be shameful desertion। desertion मतलब एक बहुत ही शर्मनाक बात होगी, मतलब एक बहुत ही पीछे हटने वाली, गिविंग अप द कंपनी, गिव अप करने वाली बात होगी। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भाई हम लोग जो कि ना कि इस आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं, बल्कि ऐसा क्लेम भी करते हैं, ऐसा दावा भी ठोकते हैं कि हमने इन पीजेंट्स को कोर्ट में सर्व किया है, हमने इन पीजेंट्स की मदद करी है, अगर हम अपने घर वापस लौट जाएंगे तो ये तो एक बहुत ही शेमफुल बात होगी, एक कंपनी गिव अप करने वाली बात होगी। तो गांधी जी अपना मतलब बता देते, वो राजेंद्र प्रसाद जी बोल देते हैं वहां पे कि गांधी जी जो कि बाहर से आए हैं, वो अगर इन किसानों की खातिर जेल में जाने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग जो कि आसपास के इलाकों के ही हैं और क्लेम भी करते हैं कि हमने इन पीजेंट्स को सर्व किया, इनकी सर्विस करी है, अगर वो वापस घर चले जाएंगे तो ये तो हम सबके लिए, ये तो भाई हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी, ऐसा राजेंद्र प्रसाद जी खुद अपने लिए ही कह रहे हैं, खुद अपने सब वकीलों के लिए। तो फिर आगे देखते हैं क्या उन्होंने कहा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, और फिर इसलिए वो गांधी जी के पास वापस गए, एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। और फिर वो गांधी जी से कह देते हैं कि भाई हम आपका जेल तक पीछा करेंगे, या हम आपके संग जेल जाएंगे अगर आप जेल गए तो। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि भाई चंपारण की लड़ाई हम जीत चुके हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये बेटा यूनिटी बढ़ रही थी अब अभी तक क्या था, ये लॉयर से पीजेंट से पैसे लेते थे, केस लड़ते थे, हार गए कोई बात नहीं, जीत गए कोई बात नहीं, लेकिन अब पीजेंट्स एक फील ऑफ यूनिटी समझ रहे हैं कि भाई ये हमारे भाई हैं, इनकी हमें मदद करनी है। जो लॉयर्स हैं वो उन पीजेंट्स के प्रति सिंपैथी दिखा रहे हैं अब। तो इसीलिए अब गांधी जी कहते हैं कि भाई अब यूनिटी बढ़ रही है, और अब देखना अब ये चंपारण की लड़ाई जीत गए हैं या जीत जाएंगे बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भाई हो गई चंपारण की लड़ाई तो यार हम लोग जीत गए, ये यूनिटी तो मुझे तुम सबके अंदर लानी थी, ऐसा गांधी जी का यहाँ पर भाव है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। और फिर उन्होंने बेटा एक पेपर लिया, उसमें क्या करा, कई सारे ग्रुप्स बांट दिए सब लोगों के, और उनमें ऑर्डर लिख दिया कि, क्या ऑर्डर लिखा कि भाई तुम सबको ये करके कोर्ट जेल में अरेस्ट होना है, कि ठीक है राजेंद्र प्रसाद जी आप ये कर देना और फिर जेल में आ जाना मेरे संग, और तुम ये कर देना फिर जेल में अरेस्ट हो जाना। तो गांधी जी ने ऐसा लिख दिया, पूरी प्लानिंग चल रही थी बढ़िया। अब लेकिन हुआ क्या, सेवरल डेज लेटर, कुछ दिन बीते, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। कुछ दिन बीते फिर गांधी जी को बेटा एक चिट्ठी मिलती है, उसमें मजिस्ट्रेट से आई थी वो चिट्ठी, जिसमें कि उन्हें बताया गया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उस प्रोविंस के, प्रोविंस मतलब उस इलाके के, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि उनका केस अब ड्रॉप कर दिया जाए। ड्रॉप मतलब उनका केस अब खत्म हो गया है, कि गांधी जी का केस अब खत्म है, कोई केस नहीं है उन पर। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। नरेटर यहाँ पे लिखते हैं कि भाई पहली बार इस पॉइंट पर पहली बार सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई है इंडिया में। सिविल डिसोबीडियंस मतलब कानून न मानना, मतलब समझो ध्यान से, गांधी जी ने बेटा कानून नहीं माना, तब भी वो जीत गए। तो यही है सिविल डिसोबीडियंस, कोई वायलेंस नहीं करना, बस कानून ही तो नहीं माना था,
ये जीत हुई है पहली बार। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. तो अब भाई गांधी जी और उनकी जो वकीलों की टीम थी, उन्होंने सोच लिया कि अब तो हम एक फार फ्लंग इंक्वायरी करेंगे। फार फ्लंग मतलब एक एक्सटेंसिव इंक्वायरी करेंगे इन किसमें, ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स की, कि जो जो भी ये फार्मर्स की दुख है, जो भी इनकी परेशानी है, कंप्लेंट्स है, उनमें एक इंक्वायरी करेंगे बढ़िया सी। Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. Deposition मतलब गवाही देना। तो 10,000 किसानों की गवाही ली गई और उसके बाद नोट्स बनाए गए और फिर सबूत इस तरीके से इकट्ठा किए गए गांधी जी और उनकी टीम ने कि भाई हाँ ये इन लोगों के संग गलत हुआ है। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, कई सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए जो कि इस बात का प्रूफ देते हैं कि इंग्लिशमैन ने इनके संग गलत किया है। The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protests of the landlords. थ्रॉप्ड मतलब धड़क उठा। अब ये जो पूरा इलाका था ना जिसमें गांधी जी इंक्वायरी कर रहे थे, ये बेटा पूरा इलाका धड़क उठा एकदम उनकी इन्वेस्टिगेशन से, इन्वेस्टिगेटर्स की एक्टिविटी से और किससे, लैंडलॉर्ड के वेहेमेंट प्रोटेस्ट से। वेहेमेंट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, और प्रोटेस्ट तो आपको पता ही है कि इसका विरोध करना। अब एक तरफ तो गांधी जी और उनकी टीम इंक्वायरी कर रही थी और दूसरी तरफ इस बात का लैंडलॉर्ड एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बड़ा कर्रा विरोध कर रहे थे। तो ये इन सब चीजों से मिलके ना वो पूरी जो जगह थी वो एकदम धड़क उठी थी, एकदम भाई चुल हलचल मच गई थी पूरी जगह में। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जून में क्या हुआ, गांधी जी को बुलाया गया सर एडवर्ड गेट के पास कि भाई, जो सर एडवर्ड गेट ने गांधी जी को बुलाया, जो कि कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर वही है जिन्होंने गांधी जी का केस ड्रॉप किया है। बिफोर ही वेंट, जिससे पहले गांधी जी उनसे मिलने जाते, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स। वो अपने लीडिंग एसोसिएट्स मतलब इंपॉर्टेंट कंपेनियंस, वो अपने जो इंपॉर्टेंट साथी थे उनसे मिले। And again led detailed plans for civil disobedience if he should not return. और उन्होंने फिर उन अपने इंपॉर्टेंट साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा शुरू करने का, अगर वो नहीं लौटने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास से, या कुछ ऐसा होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें जेल में डाल देते हैं तो फिर ये लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए वो गांधी जी पहले से ही प्लान बना के गए। बेटा भरोसा तो हमें इन अंग्रेजों में पहले से ही नहीं था एक परसेंट का भी, इसलिए ऐसा होता है। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद लेफ्टिनेंट गवर्नर। प्रोट्रैक्टेड मतलब एक्सटेंडेड या बड़े लंबे चौड़े। तो गांधी जी के उस लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 इंटरव्यू हुए, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. और बेटा इन इंटरव्यूज के रिजल्ट में क्या होता है, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था ना, ये एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठा देता है, एक पूरी कमीशन सेटअप कर देता है। किसके लिए, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उनके दुखों को समझने के लिए, उनकी परेशानियों को सुनने के लिए एक इंक्वायरी बैठा देता है। The commission consisted of landlords, government officials, and Gandhi as the sole representative of the peasants. उस कमीशन में, इंक्वायरी कमीशन में लैंडलॉर्ड्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और गांधी जी थे। गांधी जी अकेले इसमें पीजेंट्स का समर्थन करने वाले या उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। बाकी ये दोनों लैंडलॉर्ड और ऑफिशियल तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। ये दोनों तो भाई है ही ना, मिले हुए थे ना ये सब। तो आगे देखते हैं क्या होता है। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. तो यहाँ पर नरेटर लिखते हैं कि भाई ये जो पूरा चंपारण में इंसिडेंट हुआ ना, गांधी जी 7 महीने चंपारण में रुके थे बिना किसी ब्रेक के लगातार, और फिर बाद में छोटी छोटी विजिट्स के लिए आते रहे। The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant, in the expectation that it would last few days, occupied almost a year of Gandhi's life. तो भाई जिस विजिट को एक कैजुअली लिया गया था, एक कैजुअली उस विजिट पर गए थे गांधी जी ऑन द एंट्रिटी। एंट्रिटी मतलब रिक्वेस्ट, एक अनलेटेड पीजेंट, अनलेटेड मतलब अनपढ़। तो जिस विजिट पर गांधी जी कैजुअली गए थे एक अनपढ़ पीजेंट की रिक्वेस्ट पर, वो और ये सोचा था कि ये भाई कुछ दिन यहाँ पे काम होगा कर लेंगे, उस विजिट ने बेटा गांधी जी की जिंदगी का ऑलमोस्ट 1 साल ले लिया, या 1 साल हड़प लिया, हत्या लिया, क्योंकि भाई गांधी जी को सब कुछ सॉर्ट करने में करीबन करीबन 1 साल यहाँ पे लग गया था। द ऑफिशियल
अब देखो ये बात नरेटर ने अपनी तरफ से बताई है, लेकिन ये जो हम आगे इंसिडेंट पढ़ेंगे ना, ये उसी 1 साल के अंदर हो रहे हैं, इसलिए ये मत समझना ये उसके बाद की बात है। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. अब ये जो कमीशन इंक्वायरी थी बेटा, इसने एक पहाड़ भर के एविडेंस इकट्ठे कर लिए, असेंबल कर लिए अगेंस्ट बिग प्लांटर्स, अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। तो भाई ये जो कमीशन इंक्वायरी थी, इसने बेटा पहाड़ भर के सबूत इकट्ठे कर लिए इन लैंडलॉर्ड्स के इनजस्टिस के खिलाफ। और और जब इन लैंडलॉर्ड्स ने इतने सबूतों को देखा तो भाई फिर वो मान गए रिफंड करने के लिए। लेकिन बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। लेकिन उन्होंने गांधी जी से पूछा, भाई हम रिफंड दें तो कितना परसेंट का दें? They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. तो ये जो लैंडलॉर्ड थे वो अब सोचने लगे, यार ये गांधी जी तो फुल रीपेमेंट मांगेंगे, पूरा 100% वापस मांगेंगे उस मनी का जो कि हमने इन शेयर क्रॉपर से इलीगल तरीके से और डिसीटफुली यानी धोखे से वसूली थी। ही आस्क्ड ओनली 50%। गांधी जी ने लेकिन सिर्फ 85% मांगी, 100 नहीं मांगी। देयर ही सीम एडमेंट, वहां पर वो मुझे जिद्दी लगे। ये मुझे मुझे कौन है यहाँ पर? ये बेटा मुझे है रेवरेंड जे हेज होज नाम के व्यक्ति, जो कि क्या थे, ब्रिटिश मिशनरी थे उस समय चंपारण में, जिन्होंने इस पूरे एंटायर एपिसोड को यानी इस पूरे वाक्य को, इस इंसिडेंट को एक क्लोज रेंज से देखा था, काफी निकट से। मतलब वो समय चंपारण में ही थे तो उन्होंने इन चीजों को होता हुआ काफी बारीकी से देखा था। तो यहाँ पर ये रेवरेंड जेम्स लिखते हैं कि भाई जब गांधी ने 50% मांगे ना, तो अब तो मुझे भी वो वहां पर जिद्दी लगा रहे थे कि 50 से कम में तो नहीं मानेंगे। Thinking probably that he would not give the way, the representative of the planters offered it to refund to the extent of 25%. And to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. अब ऐसा सोच के लैंडलॉर्ड ने कि भाई गांधी जी अब तो रास्ता नहीं देंगे, ये मुझे रास्ता नहीं देगा, तो जो लैंडलॉर्ड थे या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पर, जो उनके वकील हम कह सकते हैं, डेलीगेट्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने क्या करा, गांधी जी को ऑफर करा कि हम 25% रिटर्न करेंगे आपको, आप 50 मांग रहे हो हम 25 देंगे। इन्होंने सोचा क्या था बेटा, हम ये मुझसे 50 मांग रहे हैं गांधी और हम इन्हें 25 देंगे, तो अब क्या होगा, गांधी जी तो मानेंगे नहीं 25 पे और हम इन्हें 50 देंगे नहीं, तो अब क्या होगा, ये केस होगा, केस बनेगा तो ये सालों तक चलता रहेगा और हमें फिर पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे, आगे जाके केस अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसा ही अभी अंग्रेज अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी ये बेटा ये सोच रहे थे। लेकिन उनके अमेजमेंट में बड़ी आश्चर्यजनक वाली बात थी कि गांधी जी मान गए। गांधी जी ने कहा ठीक है 25% ले लेंगे हम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा करके उन्होंने क्या करा, डेडलॉक ब्रेक कर दिया। डेडलॉक मतलब बेटा एक कंडीशन होती है जिसमें दोनों पार्टियां टस्से मसनी होती हैं। मैं यहाँ अड़ा हूँ, तुम यहाँ अड़े हो, मैं अपनी बात पे अड़ा हूँ, तुम अपनी बात पे अड़े हो, ना तुम पीछे हट रहे हो ना मैं पीछे हट रहा हूँ। तो एक स्टैंड स्टिल की कंडीशन बन जाती है जिसमें टस से मसना हो कोई भी। तो गांधी जी ने ऐसी कंडीशन को, टस से मसना होने वाली कंडीशन को तोड़ दिया, वो थोड़ा पीछे हट गए, वो 25 में मान गए। कहा ये लोग क्या सोच रहे थे, अब गांधी जी ने सोचा कि ठीक है 25 तो दे रहे हैं, लेकिन अब कई लोगों को ये बात गलत लगती है कि गांधी जी तो सर 100% ले सकते थे पर 25 क्यों लिया। अब आगे में तुम पढ़ो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। दिस सेटलमेंट वॉज एडोप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। अनएनिमसली मतलब एक मत से, बिना किसी प्रोटेस्ट के। तो पूरी कमीशन ने इस फैसले को, 25% वाले देने रिफंड वाले फैसले को एक मत से स्वीकार किया। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. गांधी जी ने एक्सप्लेन किया लोगों को कि भाई ये जो अमाउंट मिल रहा है ना रिफंड का, ये जो 25% हमें मिल रहे हैं, ये लेस इंपॉर्टेंट है यार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि लैंडलॉर्ड्स ने अपनी मनी तो हमें सरेंडर करी ही करी, संग में अपने हमें अपनी उन्होंने इज्जत, प्रेस्टीज बोले तो इज्जत सम्मान भी हमें सरेंडर किया। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planter had behaved as lords. और गांधी जी कहते हैं कि यार देखो, जहां तक तुम पीजेंट्स की बात है ना, अभी तक ये तुम लोगों के सामने एक भगवान की तरह आते थे, जो कि कानून से भी ऊपर था, लॉर्ड अबव लॉ, जो कि कानून से ऊपर था, ऐसे ही तुम लोगों के सामने आके रिएक्ट करते थे लैंडलॉर्ड। बट नाउ द पीजेंट हैड सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्न करेज। लेकिन यहाँ पर गांधी जी कहते हैं
कि अब भाई पीजेंट्स ने देख लिया, मेडिटर यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं, गांधी जी का आइडियोलॉजी को बता रहे हैं कि अब पीजेंट्स ने देख लिया कि उसके पास हक है, उसके पास राइट्स है, उसके पास डिफेंडर भी हैं, बचाने वाले भी हैं। अब पीजेंट्स हिम्मत का मतलब सीख गए। इस पूरे को मैं आपको कंक्लूड करके बताता हूँ क्या है। गांधी जी बताते हैं कि 25% रिफंड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने पैसे के साथ साथ हमें अपनी इज्जत भी सरेंडर करी, कि वो हमारे सामने झुके। पुष्पा है ना, वो क्या कहता है, झुकूंगा नहीं, लेकिन अब यहाँ पर लैंडलॉर्ड झुके बेटा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा था जहां ये पीजेंट्स, और जहां तक फिर गांधी जी कहते भी है कि जहां तक तुम यार पीजेंट्स की बात है, जो तुम लोग इतना डरते थे इन लैंडलॉर्ड से, इनके खिलाफ मतलब तुम मेरे लिए सिंपैथी नहीं दिखा सकते थे, घर में रुकाना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो गई, अब तुम्हें इन लोगों ने रिफंड दे दिया, वो भी 25% का, तो ये कोई छोटी मोटी बात है? तो तुम तो ये देखो ना कि अब तुम्हें ये समझ आ गया पीजेंट्स लोग कि तुम्हारे पास राइट्स हैं, तुम्हारे पास हक है, और तुम्हारे पास डिफेंडर भी है, बचाने वाले लोग भी हैं, तुम्हारे लिए लड़ने वाले लोग भी हैं। अब तुम हिम्मत सीख गए यार। अब वो पीजेंट्स ये समझ गए कि हाँ, ये जो लैंडलॉर्ड है ना, अभी तक ये उनके साथ कैसा बर्ताव करे थे कि भाई हम ही भगवान हैं, ये जो हम तुम्हारे लैंडलॉर्ड हैं, हम ही तुम्हारे भगवान हैं। लेकिन अब पीजेंट्स को ये बात समझ आ गई कि नहीं, मेरे भी हक है, मेरे पास भी बचाने वाले लोग हैं, मुझ में भी हिम्मत है, मैं भी तुमसे लड़ सकता हूँ, तुम और मैं एक लेवल के आदमी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पैरा क्लियर हो गया होगा। ओके, कहीं अगर यार मुझसे थोड़ी विशेष हो जाए तो प्लीज बता देना। हाँ, इवेंट जस्टिफाइड गांधी पोजीशन। और फिर ये जो गांधी जी का फैसला था 25% वाला, इसको बेटा जस्टिफाई कर दिया, इसको सही साबित कर दिया आगे जो इवेंट्स हुए उन्होंने। क्या इवेंट्स हुए ऐसे आगे? विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन्ड देयर स्टेट्स। आगे आने वाले कुछ सालों में क्या हुआ, ब्रिटिश प्लांटर्स जो इंग्लिश मैन थे, उन्होंने बेटा अबेंडन कर दिया अपने स्टेट्स को। अबेंडन मतलब छोड़ के चले गए। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, रिवर्टेड मतलब वेंट बैक, जो कि भाई जब ब्रिटिश छोड़ के चले गए तो वो वापस पीजेंट्स किसानों को मिल गए। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, पर कुछ साल बाद अपने आप ही इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर हो गई। देखो यार, अब अगर उस समय 100% ले भी लेते, लड़ झगड़ के बहुत लंबी लड़ाई से, क्या फायदा था? अब हो गया ना, अब वो छोड़ के चले गए ना जमीन, अब मिल गई ना किसानों को वापस। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया था कि गांधी जी का फैसला कहीं ना कहीं ठीक ही था। हालांकि इस पर आपकी अपनी ओपिनियन हो सकते हैं, मैं उसकी आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन। यहाँ पर नरेटर गांधी जी के बारे में लिखते हैं कि भाई वो अपने आप को ना कभी भी संतोष नहीं देते थे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सोल्यूशन से, कि हाँ हम ऐसे करेंगे, हम ये लगाएंगे, हम ऐसे करेंगे, वो हम सबके लिए दो दो नल लगाएंगे, हम ये नहीं, इतनी बड़ी बड़ी वो बातें नहीं फेंकते थे, ऊंची बातें नहीं करते थे। वो छोटी छोटी चीजों पे फोकस करते थे, उनको काम में लाते थे। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran village and wanted to do something about it immediately. अब ये जो उनकी छोटी छोटी बात करने वाली, छोटी छोटी बातों को नोटिस करने वाली आदत थी, इसी वजह से बेटा उन्होंने क्या करा, जब ये सब हो गया ना, तो उन्होंने चंपारण के लोगों की कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस को देखा कि यार ये लोग कितने दबे हुए हैं, कितने गिरे हुए हैं, या कैसे रहते हैं ये लोग यार, और वो इसके बारे में कुछ ना कुछ तुरंत करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, ही अपील फॉर टू टीचर्स। उन्होंने भाई टीचर्स के लिए अपील करी, रिक्वेस्ट करी कि यार लोग, टीचर लोग यहाँ पे आओ पढ़ाओ। महादेव देसाई एंड नरहर पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसिप्लिन्स एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर देयर वर्क। तो ये जो दो टीचर्स थे, जो कि अभी अभी गांधी जी को ज्वाइन करे थे एज अ डिसिपल, डिसिपल मतलब इनके शिष्य बन गए थे गांधी जी के, वो अपनी अपनी पत्नियों के संग बेटा यहाँ पर इच्छा से काम करने आ जाते हैं। वॉलंटियर मतलब अपनी स्वयं की इच्छा से काम करने आ जाते हैं, मदद करने आ जाते हैं। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। और कुछ और टीचर्स भी बॉम्बे, पूना और अलग अलग जगहों से आ जाते हैं। देवदास गांधी's youngest son arrived from the ashram, so did Mrs. गांधी। और बेटा गांधी जी का जो छोटा बेटा था देवदास, वो भी अपनी माँ यानी गांधी जी की पत्नी के संग कहाँ जाता है, यहीं पे आ जाता है गांधी जी के पास चंपारण में। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस। अब देखो ये सब जब टीचर आ गए ना, तो बेटा 6 गांव में प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए गए। कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। और जो गांधी जी की पत्नी थी जिनका नाम कस्तूरबा बाई था, वो वहां के लोगों को बेटा सिखाती है। क्या सिखाती है? जो वो आश्रम में रूल्स नहीं होते थे पर्सनल क्लीनिनेस से, कि कैसे हम खुद को क्लीन रखें, और कम्युनिटी सैनिटेशन पे कैसे हम अपनी कम्युनिटी को क्लीन रखें, सैनिटाइज करें,
उस पर जो रूल्स वो आश्रम में देती थी वही वो रूल्स यहाँ पर अब लोगों को सिखाने लगी, उन्हें समझाने लगी। तो गांधी जी क्या हुआ, इन लोगों की कंडीशन सुधारना चाहते थे यार, इनको वो बढ़िया बनाना चाहते थे। वो कभी ऐसी ऊंची बात नहीं करते थे कि हम यहाँ का नक्शा बदल देंगे, हम यहाँ पे सड़क बनवाएंगे, हम हेलीकॉप्टर उतरवा देंगे, नहीं, पहले लोगों को सुधारेंगे। हेल्थ कंडीशन पर माइथरेबल, अब पढ़ाई को संभाल लिया लेकिन यहाँ पर हेल्थ की बड़ी बड़ी व्यवस्था थी, हॉस्पिटल नहीं था कोई। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। गांधी जी ने एक डॉक्टर ढूंढ लिया जो कि अपनी इच्छा से यहाँ पर काम करना चाहता था 6 महीने के लिए। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, उस समय वहां पर 3 दवाइयां हुआ करती थी। पहला कैस्टर ऑयल, दूसरा क्विनिन एंड तीसरा सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु शो कोटेड टंग माने इन्फेक्टेड टंग, was given a dose of castor oil। अगर कोई डॉक्टर को अपनी इन्फेक्टेड टंग दिखाता था तो डॉक्टर उसे कैस्टर ऑयल देता था। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल। अगर किसी को मलेरिया होता था तो उसे डॉक्टर क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल दे देता था। एनीबडी विद स्किन इरेप्शन मतलब पिंपल्स, अगर किसी को पिंपल होते थे तो भाई वो रिसीव करता था क्या, ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। तो डॉक्टर उसको ऑइंटमेंट के साथ कैस्टर ऑयल दे देता था। मतलब कैस्टर ऑयल तो भाई नेसेसरी था। लेकिन हाँ, कुछ तो कंडीशन पहले से इंप्रूव हुई, गांधी जी ने डॉक्टर बुलाया तो कुछ तो पहले से सुधार हुआ। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ। अब ये सब जब निपट गया तो गांधी जी ने भाई औरतों की तरफ देखा कि यार इनके फिल्थी स्टेट को देखा, फिल्थी मतलब डर्टी, कि यार ये कितने गंदे ढंग से रहती हैं, कितने गंदे कपड़े पहनती हैं, इनकी सैनिटेशन भी ठीक नहीं है, हाइजीन भी नहीं है प्रॉपर। तो उन्होंने सोचा, ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यार तुम जाओ उन लोगों के पास और उनके बारे में बात करो। One woman took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes." उनने कस्तूरबाई से कहा तो क्या हुआ, कस्तूरबाई को एक औरत वहां की अपने हट में ले गई और उससे कहती है कि देखो भाई, यहाँ पर ना कोई बॉक्स नहीं है मेरे पास, यहाँ पर कोई मेरे पास अलमारी नहीं है कपड़े रखने के लिए। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव। जो साड़ी मैं पहनी हूं ना वही इकलौती साड़ी है मेरे पास। तो यार ये चीज क्या दर्शाई कि वो लोग वहां पर मतलब कितनी गरीबी में जी रहे थे, कितना आप सोच भी नहीं सकते हो, कितनी डिप्रेस्ड लाइफ, कितनी दबी हुई लाइफ जिंदगी वो जी रहे थे। तो यहाँ पर गांधी जी जब तक इन लोगों को नहीं सुधारते ना तब तक यहाँ का नक्शा नहीं बदल जाता, तो इसलिए गांधी जी इन चीजों पर काम कर रहे थे। फिर गांधी जी ने किस पर ध्यान दिया, अब यहाँ की तो बात समझा दी। अब थोड़े नरेटर गांधी जी की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि भाई ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, इतने लंबे समय के लिए जब गांधी जी चंपारण में रुके तो ऐसा नहीं कि वो आश्रम को भूल गए कि भाई मेरा सेवाग्राम में आश्रम है वहां पे क्या होगा, नहीं। गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच टू द आश्रम। गांधी जी दूर से ही आश्रम पे नजर रख रहे थे। He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts। वो बेटा लगातार चिट्ठी पत्रिका भेज के वहां से मतलब हिसाब किताब मांगते रहते थे। ये मेल जीमेल वाला नहीं है, उस समय मतलब तार भेजा जाता था ना वो। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। और एक बार तो गांधी जी ने क्या किया, जो कि आश्रम में जो रहते थे ना लोग उनको खत लिखा। उसमें वो लिखते हैं कि भाई देखो अब जिसमें तुम लोग लेटरिन करते हो ना उन गड्ढों को ना वापस भर दो, मिट्टी से भर दो और उनकी जगह नए गड्ढे खोद लो। अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो ये जो गड्ढे पुराने वाले हैं ना ये बदबू मारना शुरू कर देंगे। तो ये चीज क्या दिखा रहा है, गांधी जी खुद यहाँ पर इतनी मुश्किल में फंसे हुए थे पर तब भी वो आश्रम का ध्यान रख रहे थे। गांधी जी बेटा बड़े ही मल्टीटास्किंग आदमी थे, बड़े ही कर्मठी आदमी थे और बहुत ही बढ़िया इंसान थे। ये चीज हमें यहाँ से पता चलती है। अब लास्ट पेज चैप्टर का, जो कि मेरे लिए आपके लिए दोनों की खुशी की बात है, चलिए शुरू करते हैं। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। नरेटर लिखते हैं कि जो चंपारण में किस्सा हुआ वो गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बन के आया। What I did, he explained, was a very ordinary thing। गांधी जी कहते हैं कि भाई मैंने जो किया वो बहुत ही साधारण सी चीज थी। क्या किया मैंने, I declared that the British could not order me about in my own country। मैंने ब्रिटिशर्स को ये डिक्लेयर कर दिया, मैंने उन्हें ये बता दिया कि भाई तुम लोग मुझे मेरी ही कंट्री में ऑर्डर नहीं कर सकते। जैसा कि वो सेक्रेटरी और कमिश्नर कह रहे थे ना गांधी जी से कि तुम आउटसाइडर हो, हम तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे और तुम यहाँ से चले जाओ ये वो। तो गांधी जी ने बस ऐसा करके ये साबित कर दिया कि मैं भी इसी देश का हूँ, तुम मुझे मेरी कंट्री में कुछ करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकते हो कि तू यहाँ से चला जा वहां से चला जा, नहीं। ओतात में ऐसा मतलब थोड़ा गांधी जी ने उनसे कह दिया यार ये तो देखो मजाक की बात है, वैसे तो हम सीरियस होके पढ़ते हैं हमेशा, ओके। बट
चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। नरेटर यहाँ पे लिखते हैं, डिफायंस मतलब होता है डिसोबे। तो जब नरेटर यहाँ पे लिखते हैं कि जो चंपारण में किस्सा हुआ ना, ये उठा तो इसकी अफवाहें उड़ी, इसका ये मशहूर हुआ, लेकिन ये इस नजरिए से मशहूर नहीं हुआ कि हाँ हम ये डिसोबे की तरह मशहूर नहीं हुआ कि इसमें क्या हुआ, लॉ को तोड़ा गया, नहीं, इसमें उस चीज को हाईलाइट नहीं किया गया, या ये उस वजह से मशहूर नहीं हुआ कि इस एक्ट में लॉ को तोड़ा गया था, इस इंसिडेंट में कानून को तोड़ा गया था गांधी जी के द्वारा, नहीं, इसीलिए ये मशहूर नहीं हुआ, ये उठा। तो क्यों उठा? इट grew out of an attempt to elevate the distress of large numbers of poor peasants। ये जनता में मशहूर हुआ इस नजरिए से कि भाई ये हुआ है टू एलिवेट द डिस्ट्रेस, एलिविएट मतलब रिमूव, और डिस्ट्रेस मतलब दुख। ये जो वहां पर लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स हैं उनका दुख कम करने के लिए ये एक्ट हुआ है, ये इस नजरिए से लोगों में फैला, इस नजरिए से ये मशहूर हुआ। वरना लोग इसको गलत तरीके से भी तो ले सकते थे कि गांधी जी ने कानून तोड़ा, अब हम भी कानून तोड़ेंगे, नहीं, इसको लोगों ने ऐसे समझा कि हाँ ये गांधी जी ने इसलिए किया, या इस एक्ट में क्या हुआ है, लोगों का उन्होंने दुख कम करने की कोशिश करी है, बस ये यहाँ पर बात कही गई है। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings। इंटरवाइंड के लिए लिखिए मिक्स्ड अप, और एब्स्ट्रैक्शंस के लिए लिखिए आइडियाज एजेंडा। तो यहाँ पर नरेटा कहते हैं कि भाई ये जो हुआ ना कि दुख कम करने की कोशिश करी लोगों ने, यही गांधी जी का टिपिकल पैटर्न था, ठेठ गांधी जी की सोच भी यही थी। उनकी जो पॉलिटिक्स थी ना वो मिक्स्ड अप थी प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम से, मतलब उनकी पॉलिटिक्स में जो डे टू डे प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉल्व करना शामिल था। वो उनकी लॉयल्टी किसी एब्स्ट्रैक्शन के प्रति नहीं थी, एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है आइडिया या एजेंडा। वो सिर्फ हर समय यही नहीं कहते रहते थे कि हाँ स्वच्छ भारत, मतलब स्वच्छ भारत तो बोलना गलत होगा, मतलब कि हर समय ये कोई आइडिया एजेंडा के प्रति लॉयल नहीं रहते थे कि जैसे आज के नेता होते हैं कि हम दलित लोगों को उठाएंगे, हम इनके लिए वो करेंगे, हम माइनॉरिटीज को हक दिलाएंगे उनके, नहीं नहीं, वो ऐसी बड़ी ऊंची या किसी एजेंडा के प्रति लॉयल नहीं थे, आइडिया के प्रति लॉयल नहीं थे। वो लॉयल थे तो उस चीज के प्रति जिससे वहां के या उनके जो ह्यूमन बींग्स थे, वहां के जो रहने वाले लोग थे, इंडिया के जो लोग थे, उनको क्या हो, मदद हो, वो इसके प्रति लॉयल थे। वो कभी कोई अपना एजेंडा नहीं बनाते थे, कोई अपने आइडिया के प्रति लॉयल नहीं रहते थे, वो सिर्फ ये कहते थे जो भाई मेरे लोगों को बढ़िया लगेगा, मेरे लोगों की मदद करेगा, मैं तो उस चीज के प्रति लॉयल हूँ, मैं तो वही काम करने की कोशिश करूंगा। इन एवरीथिंग Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free। अब जो भी कुछ गांधी जी ने किया बेटा, उसमें उन्होंने एक चीज चाही, एक चीज उनकी छुपी हुई थी, क्या? कि इनको हक तो दिलाना चाहते थे, इनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन वो उनमें से एक नया इंडियन बना देना चाहते थे, उन आदमियों को कन्वर्ट कर देना चाहते थे एक ऐसे इंसान में जो कि अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और अपने लिए लड़ सकता है और इस देश को आजादी दिला सकता है। वो ऐसे सिटीजन बनाना चाहते थे। तो हर उनका अटेम्प्ट इसलिए रहता था, इसलिए वो उन लोगों को पढ़ाते लिखाते थे, इसलिए वो किसी एजेंडा के प्रति लॉयल नहीं थे, वो इन लोगों के प्रति लॉयल थे। यार तुमको सोचो, अगर मेरे सिटीजन्स ही बदल जाएंगे, अगर वो ही होशियार हो जाएंगे तो देश अपने आप होशियार हो जाएगा ना, ये बात है। अब आगे लिखा हुआ है, अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकेम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा गांधी, केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। तो यहाँ पर पैसिफिस्ट को अंडरलाइन करिए और लिखिए वन हु इज अगेंस्ट द वॉर, वो इंसान जो कि वॉर के खिलाफ होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब चंपारण का वो इंसिडेंट हो ही रहा था तो एक चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज करके व्यक्ति थे जो कि एक पैसिफिस्ट थे, वो मतलब वॉर के खिलाफ थे। वो गांधी जी के शिष्य बन गए थे या उनके फॉलोअर बन गए थे, वो गांधी जी को बड़ा फॉलो करते थे। तो वो गांधी जी को फेयरवेल देने आए, बाय बाय बोलने आए, कब? जब गांधी जी चंपारण से कहाँ जा रहे थे, फिजी आइलैंड जा रहे थे कुछ काम करने। तो आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। Gandhi's lawyer, Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them। तो गांधी के लॉयर दोस्तों ने सोचा कि यार ये बढ़िया होगा कि ये चार्ल्स एंड्रूज ना कहीं जाए नहीं, हमारे साथ ही यहाँ चंपारण में रुक जाए और हमारे लोगों की मदद करे। मस्त होगा, ये अंग्रेज वैसे ही है तो कुछ हमें हेल्प भी मिल जाएगी यार। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, और एंड्रयूज भी ऐसा करना चाहता था अगर गांधी जी राजी हो जाए तो। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, वेहेमेंटली आपको पहले बता चुका हूँ, स्ट्रांगली। लेकिन
जब इस बात को गांधी जी तक पहुंचाया गया तो उन्होंने इसका स्ट्रांगली अपोज किया या स्ट्रांगली इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। यार वो अपने लॉयर दोस्तों से कहते हैं कि भाई तुम लोग क्या सोचते हो इस अनइक्वल लड़ाई में, जहां पर अंग्रेजों की सरकार है, अंग्रेजों के सब रूल चल रहे हैं, और हम लोग जिनको अभी ढंग से रिकॉग्निशन भी नहीं मिला या जो अभी कोई कुछ है ही नहीं ना, इस अनइक्वल फाइट में क्या ये हेल्पफुल होगा, क्या ये मददगार होगा कि हमारी साइड पर एक इंग्लिशमैन हो, हमारी टीम में एक इंग्लिशमैन शामिल हो, क्या ये हेल्पफुल होगा? भाई देखो, आप लोगों का नजरिया समझ सकता हूँ कि हाँ यार, अगर एंड्रयूज मिल जाए तो वो हमें इंग्लिश का ब्रिटिशर्स का पैटर्न बता सकता है, उनके बारे में कुछ बता सकता है, तो ये तो हेल्पफुल होगा। लेकिन गांधी जी दूसरे नजरिए से कह रहे हैं कि ये हेल्पफुल नहीं होगा। उनका नजरिया क्या है वो नीचे समझ आएगा। देखो, दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। जस्ट मतलब होता है नोबल एंड ट्रू। तो गांधी जी कह रहे हैं कि यार तुम लोग ये सोच रहे हो कि इंग्लिश में हमारी साइड पे आ जाए, ये तो तुम्हारे दिल की पता है वीकनेस को दर्शाता है कि तुम कमजोर हो, तुम में दम नहीं है लड़ने की, ये इस चीज को दर्शा रहा है। जब हमारी लड़ाई का कॉज एकदम जस्ट है, यानी कि नोबल है और सच्चा है, हम क्यों लड़ रहे हैं ये एकदम बिल्कुल सच बात है, हम एक अच्छी चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो भाई तुम्हें ना तुम्हें तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए ना, सिर्फ तुम्हें मतलब हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। जंग जीतने के लिए हम किसी दूसरे का सहारा क्यों लें? यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन। तो गांधी जी अपने वकीलों से कह देते हैं, प्रॉप मतलब होता है हेल्प, कि भाई तुम लोग ना मिस्टर एंड्रयूज में हेल्प मत देखो, क्योंकि वो इंग्लिशमैन है इसीलिए। अगर वो कोई हिंदुस्तानी ही होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो भाई ब्रिटिशर हैं और हम भी ब्रिटिशर के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। तो ये दिखाएगा कि यार देखो भाई, इन लोगों को ना हमसे लड़ने के लिए भी हमारी मदद चाहिए पड़ गई, एंड्रयूज को इन्होंने अपने संग मिला लिया तभी हमें लड़ पाए या हमें जीत पाए, वरना ये कुछ नहीं कर सकते थे। और एक बात खुद सोचो यार तुम लोग, गांधी जी ऐसा अपने वकील दोस्तों से कह रहे हैं कि यार हम जिस चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं वो चीज एकदम सच्ची है, कारण हमारा सही है, तो फिर हम डरे क्यों यार? हमें अपने आप पर डिपेंड होना चाहिए ना लड़ाई लड़ने के लिए। अब ऐसे करके गांधी जी इन लोगों को बेटा सेल्फ रिलायंस या सेल्फ डिपेंडेंस का लेसन सिखा दिया। राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, कि भाई गांधी जी ने तो हम सबके दिमाग एकदम करेक्टली पढ़ ली। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई जवाब भी नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और इस तरीके से गांधी जी ने हम सभी लोगों को एक सेल्फ रिलायंस का लेसन सिखा दिया, एक सेल्फ डिपेंडेंस का पाठ पढ़ा दिया, ऐसा राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। नरेटर ने लिखा है कि भाई सेल्फ डिपेंडेंस का पार्ट, इंडिया को आजादी दिलाने की अब एक जो चिंगारी लग गई, और शेयर क्रॉपर्स की जो हेल्प हो गई, ये सब चीजें बेटा आपस में मिल गई एक ही इंसिडेंट के होने से। भाई गांधी जी चंपारण में आए, उसी वजह से ये तीनों चीजें आपको बेटा शुरू हो गई, और मतलब एक तरीके से तीनों चीजें आपस से कनेक्टेड हो गई ना, क्योंकि एक ही इंसिडेंट की वजह से ये सब हुआ। तो ये सब चीजें आपस में मिल गई कि भाई उसी से इंडिया की इंडिपेंडेंस की चिंगारी भी लग गई, शेयर होल्डर की हेल्प भी हो गई, और गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस का पाठ भी पढ़ा दिया हम सभी लोगों को। ओके, तो इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर खत्म होता है। जितना ज्यादा हो सकता था उतना अच्छे से मैंने ये चैप्टर आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर तब भी किसी को कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन खुला है, मुझसे पूछ लेना। और यार प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ना पढ़ने के बाद कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, सी यू बेटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय भोले की।